हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस सब का डिस्कवरी पढ़ चुके हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पीछे कर चुके हैं और रेडियो एक्टिविटी के बारे में यानी अल्फा, बीटा, गामा रेज के बारे में भी हम लोग थोड़ा स्टडी पीछे कर चुके हैं। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एटॉमिक मॉडल है ये भी, जिसे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किस प्रकार से दिया, उसने एटम को किस प्रकार से बताया। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम लोग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, या इस मॉडल को प्लैनेटरी या सोलर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। प्लैनेटरी या सोलर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? अभी जैसे हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि इसको न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहा गया, प्लैनेटरी या सोलर मॉडल भी इसे क्यों कहा गया। इस पूरे टॉपिक के दरमियान सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समझो इस चीज को कि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, और दूसरी बात, इसके इस एक्सपेरिमेंट से ये साफ साफ पता चल जाएगा कि जो हमने पीछे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा था वो किस प्रकार से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है ना। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम लोग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, या उसी को प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, या सोलर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी इसके एक्सपेरिमेंट को, इसके मॉडल को हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब क्या इसने किया वो जरा समझो। ठीक है, इसने एक लेड ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक या लेड बॉक्स। ठीक है, जो कि लेड का एक मोटा सा है ना, इसमें वाल होगा। लेड का ये मोटा सा वाल है, इसको हम लोग बोलते हैं लेड बॉक्स। लेड का बना हुआ एक बॉक्स है, जिसके बीच में आपको दिख रहा होगा छोटा सा स्पेस है, होल है इसमें। ठीक है, जिसमें हम लोग एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डालेंगे। ठीक है, इसमें यहां डाल दिया गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये हमारा हो गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये तो हम जानते हैं। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ अल्फा रेज, है ना। यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम को लेना है जिससे अल्फा रेज निकलता हो। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर है। अब क्या है कि यहाँ से जो निकल रहा है रेडिएशन, यहाँ पर लगा दिया गया स्लिट। अब स्लिट क्या होता है, पीछे हम डिस्कस किए हैं। ये एक सर्कुलर डिस्क होता है, जिस डिस्क के बीच एक होल होता है, होल, जिस होल से अल्फा रेज यहाँ आगे निकल रहा है। ठीक है, इस अल्फा रेज को आगे हम भेजते जा रहे हैं। इस अल्फा रेज को गोल्ड के थीन फॉइल पर स्ट्राइक कराएगा। ठीक है, गोल्ड थीन फॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, और इस प्लेट के, इस शीट के चारों ओर एक सर्कुलर डिस्क यहां लगा दिया गया है ना, इस तरह से, जिस पर जिंक सल्फाइड का कोट चढ़ा हुआ रहता है। जिंक सल्फाइड का कोट है जो फ्लोरोसेंट नेचर का होता है। बात को समझ गए? पूरा सिस्टम समझो। लेड का ब्लॉक लिया गया है, इसकी एक मोटाई होगी लेड ब्लॉक की, थोड़ा मोटा सा लेड ब्लॉक लिया जाता है, इसलिए कि इसमें जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं
रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है, और अल्फा बीटा गामा रेज का हम जानते हैं पेनिट्रेशन पावर बहुत अधिक होता है, गामा रेज का तो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो वो गामा रेज या बीटा रेज या अल्फा रेज स्प्रेड नहीं हो, इसलिए मोटा सा लेड ब्लॉक लेते हैं और उसके बीच में अगर हम डाल देंगे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को तो वो उस लेड ब्लॉक को क्रॉस नहीं करेगा, पार नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक होल में हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट को डाल दिया, जिससे इस होल से केवल सीधा इस दिशा में ही अल्फा रे निकलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर बीटा रे भी निकल रहा है, गामा रे भी निकल रहा है ना। तो पीछे रेडियोएक्टिविटी हम पढ़े थे तो गामा रे सीधे निकल गया, बीटा रे चला गया, अल्फा रे जो है ना जिधर निकला अल्फा रेज, उसके सामने हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया। बीटा रेज भी कहीं गया, गामा रेज भी गया। मान लो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देंगे तो अल्फा हो गया, ये बीटा अलग चला गया, गामा अलग चला गया। तो अल्फा रेज जिधर गया ना उसी साइड हम लोगों ने इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया, ठीक है। तो अल्फा रेज को कहाँ स्ट्राइक कराए, यहाँ, ठीक है। या इसको आप समझिए कि एक सोर्स है जिससे अल्फा रेज इमिट होता है, उसको थीन गोल्ड फॉइल, थीन गोल्ड फॉइल, ये थीन गोल्ड फॉइल, इसका एक्चुअली थिकनेस जो है ना नियरली कहो 100 नैनोमीटर। बुक बाय बुक थोड़ा सा वेरी कर सकता है, अलग अलग कुछ लिख देता है, लेकिन 100 नैनोमीटर मानेंगे हम लोग, जो काफी ही पतला हो गया, बहुत ही थीन फॉइल हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है मालूम है, ये जो हमने इस थीन फॉइल को घेर रखा है ये क्या है मालूम है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। ये आपका है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन जब इस पर अल्फा रे स्ट्राइक करेगा ना तो यहाँ पर टीनी फ्लैश प्रोड्यूस होगा, छोटे से मतलब लाइट की तरह चमकेगा वो। जैसे ही अल्फा रे यहाँ स्ट्राइक करेगा तो वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। टीनी फ्लैश यानी छोटा सा जगह पर फ्लैश करेगा, वो लाइट की तरह ग्लो करेगा, है ना। तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है जो फ्लोरोसेंट नेचर का होता है। फ्लोरोसेंट बोलते हैं कि जिस पर रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करने लगता है, ऐसे ही नेचर को हम लोग फ्लोरोसेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझिए, तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है यहाँ पर, ये हो गया आपका अल्फा रेज, अल्फा रेज, ये हो गया हमारा स्लिट। जब अल्फा रे इस थीन गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करता है तो यहां पर देखो इसका स्पीड कितना होता है पता है ना, स्पीड यहां लिख लें इस चीज को, स्पीड ऑफ अल्फा रेज नियरली 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड अल्फा रेज का, ठीक है। ये भी बहुत स्पीड है, 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। हाँ, लाइट के स्पीड से बहुत कम है ये तो हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा रेज का जो स्पीड होता है लाइट के स्पीड से कम होता है। बीटा रेज का नियरली लाइट के बराबर होता है और गामा को इक्वल टू लाइट होता ही है। तो इसका स्पीड यहाँ 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड रखा गया, है ना। और जब इस स्पीड से अल्फा रे इस पर स्ट्राइक करेगा तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्फा रे का एक पेनिट्रेशन पावर होता है, वो मोटे से परत को नहीं पार कर सकता लेकिन पतले से फॉइल को तो पार कर ही सकता है ना। अल्फा की तुलना में बीटा जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोटा फॉइल से पार करेगा, गामा कंपैरेटिवली और मोटे फॉइल से पार कर जाएगा। चूंकि अल्फा की तुलना में बीटा का पेनिट्रेशन पावर 100 गुना ज़्यादा है और बीटा की तुलना में गामा का पेनिट्रेशन पावर भी 100 गुना ज़्यादा है। मतलब अल्फा की तुलना में गामा का पेनिट्रेशन पावर 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। ये सारी बातें हम आप लोग को पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम थोड़ी सी बात को चर्चा कर दिए। तो एक हाई स्पीड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, हम जानते हैं अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, ठीक है। जब थीन गोल्ड फॉइल पर जिसका थिकनेस बहुत कम है, 100 नैनोमीटर के नियर अबाउट है, जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो क्या ऑब्जर्व किया थॉमसन ने वो सोचो, देखो बताते हैं। अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के, अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के
सीधा निकल गया और यहां पर आके टकरा गया। अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के सीधे निकल गया और यहां पर आके स्ट्राइक किया। जब यहां पर स्ट्राइक किया तो टेनी फ्लैश लाइट की तरह ग्लो करने लगा, ठीक है, जो कि अल्फा रे के एकदम सामने था, स्ट्रेट लाइन में, है ना। ये हो गया आपका, कहेंगे यहां पर मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज स्ट्राइक्स हियर। अधिकांश अल्फा रे यहां पर आके टकराया, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ अल्फा रे स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहा है, ठीक है। इस तरह डेविएशन को हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। और वेरी फ्यू अल्फा रेज बाउंस बैक या रिटर्न बैक ऑन देयर ओरिजिनल पाथ और डेविएट फ्रॉम ए लार्ज एंगल मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री। बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे ढंग से देखो। अल्फा रे निकला, थिन फॉइल है ये गोल्ड का, तो देखा गया कि अधिकांश अल्फा रे इस फॉइल को विदाउट डेविएशन पार कर गया, क्योंकि यहां पर जो इंटेंसिटी था लाइट का वो सबसे अधिक था, जिससे ये पता चला इंटेंसिटी की वजह से कि अधिकांश अल्फा रे यहां आकर टकराया होगा। इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या समझेंगे? ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यहां पर जो लाइट का ब्राइटनेस था सबसे अधिक था, जिससे ये साफ पता चला कि अधिकांश अल्फा रे सीधे निकलकर यहां आकर टकरा गया, ठीक है। फ्यू अल्फा रेज डेविएट्स देयर ओरिजिनल पाथ थ्रू ए स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा रे है जो स्मॉल एंगल से आप देख रहे हैं इस प्रकार डेविएट कर गया है, यानी ये अल्फा रे का पाथ था और ऐसे ना जाकर के कुछ इधर और कुछ इधर डेविएट कर गया दोनों तरफ, ठीक है। वेरी फ्यू अल्फा रेज नियरली 1 or 2 in 20,000, यानी 20,000 लगभग मोटा मोटी मान लो कि अल्फा रे अगर पार कर जाता है तो उसमें से 1 या 2 अल्फा रे जो है वो पार नहीं किया, बल्कि गोल्ड फॉइल पर टकरा करके या तो बैक आ गया, यानी लार्ज एंगल पर टकरा के रिटर्न आया, या कुछ अल्फा रे तो ऐसा ही था जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ पर रिटर्न हो गया। लेकिन ऐसे संख्या बहुत कम थी, 20,000 में 1-2। बात समझ में आ रही है? यानी 20,000 अल्फा रेज अगर क्रॉस कर रहा है या डेविएट हो रहा है अपने पाथ से, तो उसमें से 1-2 ही अल्फा रेज है जो थीन फॉइल को पास नहीं किया और लार्ज एंगल से या तो डेविएट हो गया या अपने मेन पाथ पर जिस पर वो आ रहा था उसी पाथ से रिटर्न बैक हो गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये हो गया ऑब्जर्वेशन कि थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व किया, जो अभी हम 3-4 पॉइंट अभी बोल रहे थे, यही हमारा कहलाता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अल्फा रेज यहाँ आया और यहाँ पर ये स्कैटर कर गया, स्कैटरिंग हो गया, कुछ यहाँ गया, कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे गया, कुछ बैक हुआ, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हुआ। तो यहाँ पर अल्फा जो रेज था वो स्कैटर कर गया, बिखर गया पूरा, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के फॉइल को पार कर गया, ठीक है। वेरी फ्यू अल्फा रेज डेविएट्स थ्रू ए स्मॉल एंगल लेस देन 90 डिग्री। हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे और ऐसे 90 डिग्री हुआ, ये आपका प्लेट है, ये सीधा लाइन हुआ, इसे देखो ये ऐसे करके 90 डिग्री से कम एंगल पर, 90 डिग्री से कम एंगल पर डेविएट हुआ, इधर भी 90 से कम पर डेविएट हुआ। तो वेरी फ्यू अल्फा रेज, है ना, यानी फ्यू अल्फा रेज डेविएट्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ थ्रू ए स्मॉल एंगल, ठीक है। और वेरी फ्यू अल्फा रेज, बहुत कम, नियर अबाउट 1 or 2 in 20,000 अल्फा रेज, है ना, रिटर्न्स बैक, या तो बैक आ गया या डेविएट्स थ्रू लार्ज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी पार नहीं किया या तो टकरा के लौट आया उसी पाथ पर या लार्ज एंगल से डेविएट कर गया। क्लियर है? दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला और वही कंक्लूजन हमारा एटॉमिक मॉडल तैयार कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले, उससे पहले अब इस डायग्राम को नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। इस डायग्राम को ब्रेन में आपको रखना है, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे। अब जो यहाँ ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन लिखेंगे तो उसको सोचना आपको केवल, है ना। इस फिगर को आप देखिए अच्छे ढंग से, बुक्स में अपने हिसाब से बना तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तो 3D हमारे पास बोर्ड है नहीं जो हम बनाएंगे, इसलिए इसको समझने के लिए ऐसे समझो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन लिख दिया है, जिसको अभी हम समझा रहे थे। ठीक है, देखो एक चीज हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। Whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash light was produced at that point. यानी जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन था, जिस पर अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक किया, तो जिस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है या स्ट्राइक करता है, वहां पर एक टीनी फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होता है। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अल्फा स्ट्राइक करता है, वहां पर एक टीनी फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होता है। और टीनी फ्लैश लाइट जो प्रोड्यूस हुआ, उसके इंटेंसिटी से पता चलता है कि कहाँ पर ज़्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया होगा। तो जस्ट एकदम सीधा में सबसे अधिक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया, वहाँ पर फ्लैश लाइट की इंटेंसिटी सबसे अधिक थी। और जहाँ जहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी बन रहा था पूरे स्क्रीन पर, रदरफोर्ड ने ये कहा या सोचा या बताया कि जहाँ जहाँ पर आपका फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं पर अल्फा रे जाकर टकरा रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जहाँ जहाँ पर फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हुआ, वहाँ पर अल्फा टकराया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि अल्फा स्कैटर कर चुका है, जो स्क्रीन पर कई जगहों पर उसका फ्लैश लाइट दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसके ऑब्जर्वेशन में मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखा है, जो पीछे पढ़ा चुके हैं, कि अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के फॉइल को पार कर जाता है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि कुछ बुक्स में 90 से 92% लिखता है, कहीं पर 99% लिखता है। ठीक है, हमको एक्चुअली फॉलो कौन सा करना है, NCERT को। NCERT जो लिखेगा उसी को हमको मानना है। अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, मटेरियल में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज हैं, उसमें भी अलग टाइप से बताए रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। NCERT आप चेक कर लीजिएगा, उसमें जो परसेंटेज होगा वही मान्य होगा, उसी को माना जाएगा। ठीक है, हम दोनों यहाँ लिख दिए हैं, अबाउट 90% भी या 90 to 92%, 90 से 92%। इससे नहीं मतलब है, मतलब ये है ना कि अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के सीधे निकल गया, परसेंटेज को छोड़ दो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ अल्फा रे स्मॉल एंगल से डेविएट हुआ, और तीसरी बात कि बहुत कम अल्फा रे अबाउट 1 in 20,000, वो भी यहाँ लिख दिए, अबाउट 1 in 20,000, या तो बाउंस टकरा करके बाउंस होकर बैक आ गया उसी पाथ पर, या फिर लार्ज एंगल से डेविएट कर गया, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डेविएट कर गया, यानी कि फॉइल को पार नहीं किया बल्कि फॉइल पर टकरा कर रिटर्न आ गया। ऐसी की संख्या बहुत कम थी। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला वो हम लोग समझेंगे। अब इसको नोट करो। तो आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर जो पीछे ऑब्जर्वेशन को स्टडी किए कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या ऑब्जर्वेशन था, उसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यानी रदरफोर्ड ने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, जिसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी पीछे हम लोग ऑब्जर्वेशन पढ़े कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व हुआ, अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के सीधे निकल जाता है, कुछ अल्फा रे स्मॉल एंगल से डेविएट करता है, और बहुत कम अल्फा रे लार्ज एंगल से डेविएट करता है या अपने ही पाथ पर रिटर्न बैक चलाता है। ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला और एटॉमिक मॉडल को उसने किस प्रकार से प्रस्तुत किया, ये हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, जो लिखा हुआ है ये तो हम नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, इसको कॉपी पर नोट कर लेना है, पूरा कहानी टाइप है। ठीक है, लिख दिया हमने, आप इसे नोट कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ, समझो।
चूंकि अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के सीधे निकल गया, इसका मतलब उसने कहा कि एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। इसको ऐसे समझो, जो थिन गोल्ड फॉयल उसने लिया था उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फॉयल सिंगल एटम्स का बना हुआ है। वो सिंगल एटम्स एक ही लाइन में खड़े हैं, है ना। मान लो इस तरह का फॉयल का ये एटॉमिक हम देख रहे हैं, ठीक है। ये फॉयल जो था ना, फॉयल जो गोल्ड फॉयल था उसको हम मान लेते हैं कुछ सिंगल एटम्स का बना हुआ इस तरह से। मान लो इस तरह से फॉयल है तो सिंगल बहुत सारे एटम्स उसमें है ना। जैसे मान लो एक धागा है और धागा में आपने गॉस को, हॉलो स्फीयर को पिरो दिया है, उसमें डाल दिए हैं। तो एक ऐसे लाइन समझो, क्लियर है। तो मान लेते इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं, है ना, कि वो सिंगल एटम्स का बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। सिंगल एटम्स परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर फॉयल के रूप में इसको दर्शाने की कोशिश की गई है, ठीक है। यानी जो फॉयल था ना हमारा गोल्ड फॉयल जो था, ये जो गोल्ड फॉयल था इसमें मान लेते हैं इस तरह से एटम्स हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं सिंगल एटम्स इस प्रकार से हैं। तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि फॉयल पर जब अल्फा रे टकरा रहा है तो अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के सीधे निकल गया। सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का अधिकांश भाग खाली होगा। बात को समझो, थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है। चलो थॉमसन की बात को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है, पूरा एटम पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल उधर से आ रहा है और हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एटम पूरा पॉजिटिव, ऊपर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है वही पॉजिटिव। अगर पूरा एटम हैवी है, पॉजिटिव है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल उसके नजदीक आएगा तो पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा और सारे अल्फा रेज को रिटर्न होकर के लौट जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि थॉमसन ने जो कहा था कि पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज है, ये गलत साबित हो गया। अगर पूरा एटम पॉजिटिव होता तो अल्फा उस एटम को पार नहीं करता, बल्कि सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल होकर के अल्फा रिटर्न हो जाता मैक्सिमम सारा का सारा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, अधिकांश अल्फा रे तो पार कर गया। तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि थॉमसन जो उनके गुरु थे, वो जो एटॉमिक मॉडल दिए थे यहाँ पर गलत साबित हो गया। उसने कहा कि वो गलत है, एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि पूरा एटम ही हॉलो स्फीयर है, पूरा एटम खाली एम्प्टी है, जिससे अल्फा रे सीधे पार कर गया, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। पहला कंक्लूजन रदरफोर्ड ने यही दिया, ठीक है। दूसरी बात को समझो यहाँ पर कि कुछ अल्फा रेज स्मॉल एंगल से डेविएट हुआ है। तो अल्फा रेज हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो अपने स्ट्रेट लाइन पर जब मूव कर रहा है, मान लो स्ट्रेट लाइन पर ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, और एकाएक मालूम पड़ा डेविएट कर गया, एक एंगल से घूम गया, ठीक है। ये साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अल्फा रे निश्चित ही किसी पॉजिटिव बॉडी के बगल से गुजर रहा होगा। पॉजिटिव बॉडी के जैसे ही बगल से गुजर रहा होगा तो वहाँ रिपल्सन हुआ होगा और अल्फा को रिपेल करके दूर फेंक दिया होगा, जिसके कारण अल्फा रे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया। इसका कंक्लूजन ये निकला कि अल्फा रे जो है उस एटम के अंदर किसी पॉजिटिव बॉडी के बगल से पास कर रहा होगा, जिसके बगल से गुजरने की वजह से वो अल्फा रे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इससे उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि पूरा एटम से तो एम्प्टी स्पेस है अधिकांश उसमें, तभी तो अल्फा रे पास कर गया, यानी पूरा एटम पॉजिटिव स्फीयर नहीं है, ठीक है। कुछ अल्फा रे डेविएट हुआ, उससे इसने ये कंक्लूजन निकाला। इसका मतलब ये है कि एटम में जो भी पॉजिटिव पार्टिकल था, प्रोटॉन था, वो पूरे एटम में स्प्रेड नहीं है, बल्कि एटम के एक छोटे से जगह पर सारा का सारा प्रोटॉन यानी पॉजिटिव पार्टिकल कंसंट्रेटेड है, यानी जमा है एक ही जगह पर, ठीक है। उसी जगह को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस, ठीक है। किस जगह को? जहां पर सारा का सारा प्रोटॉन एटम के अंदर एक छोटे से जगह पर कंसंट्रेटेड था, उसी जगह को क्या कहा रदरफोर्ड ने? न्यूक्लियस।
इस प्रकार रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस टर्म भी दिया और न्यूक्लियस का डिस्कवरी भी हो गया, है ना। इससे पहले लोग न्यूक्लियस के बारे में नहीं जानते थे। न्यूक्लियस कोई बॉडी या कोई पार्टिकल नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस एटम के बीच का एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्पेस है जहां पर सभी के सभी प्रोटॉन्स ग्रुप्ड रहते हैं, एक जगह कलेक्ट रहते हैं, जमा रहते हैं। उसी स्पेस को, उसी जगह को जहां सभी प्रोटॉन जमा है, उसको न्यूक्लियस नाम दे दिया गया। इस प्रकार पता चला लोगों को कि एटम के सेंटर में सारा पॉजिटिव कलेक्ट है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। इसलिए इस मॉडल का नाम न्यूक्लियर मॉडल भी कहा गया, क्योंकि इसी मॉडल में न्यूक्लियस का भी डिस्कवरी हुआ, इसलिए इस मॉडल को क्या कहा गया? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है। तीसरी बात समझो, बहुत कम अल्फा रेज, बहुत कम अल्फा रेज अपने कहिए थीन फॉइल को पार नहीं किया, बल्कि लार्ज एंगल से डेविएट हुआ। ऐसे रेज की संख्या चूंकि बहुत कम थी, बहुत कम, इसका कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ये निकाला कि जो पॉजिटिव बॉडी है, यानी जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, वो एक जगह जो जमा है, उसका जो वॉल्यूम होगा उस स्पेस का, जिस स्पेस पर सारा प्रोटॉन जमा है, बहुत छोटा होगा विथ रेस्पेक्ट टू एटम। पूरे एटम की तुलना में न्यूक्लियस जो है, जहां प्रोटॉन जमा है, उसका वॉल्यूम काफी छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा। समझो जैसे कि फुटबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उसके सेंटर में हमने छोटे से बॉल को डाल दिया। फुटबॉल के बड़े से ग्राउंड में छोटे से बॉल को डाल दिया, तो पूरे फुटबॉल ग्राउंड को आप एटम समझो, तो उस छोटे से बॉल को हम न्यूक्लियस समझेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चूंकि ये जो रिटर्न बैक होने वाले रेज की संख्या थी, बहुत कम थी, इससे ये कंक्लूजन निकला। ठीक है, आ रही बात समझ में? दूसरी चीज कि ये जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव बॉडी है, यानी प्रोटॉन्स जो है, एटम तो बहुत बड़ा है, कहाँ पर वो प्रोटॉन्स जमा है? क्या सेंटर में है या और कहीं पर ग्रुप बना के जमा है? इसका उसने कंक्लूजन दिया कि चूंकि अल्फा का जो स्कैटरिंग होता है वो सिमेट्रिकल स्कैटरिंग हुआ। सिमेट्रिकल स्कैटरिंग कहने का मतलब है कि अधिकांश अल्फा रे तो बीच में टकराया। अब जितने एंगल पर हम ऊपर देख रहे हैं डिफ्लेक्ट हो रहा अल्फा रे, उतने ही एंगल पर नीचे भी डिफ्लेक्ट हो रहा था। यानी जो टकराया यहां पर, ऐसे समझो, इसको हम हटाते हैं, ये जो हमारा जिंक सल्फाइड स्क्रीन था ना, अधिकांश अल्फा रे तो यहां टकराया। अब जितना एंगल पर इधर घूम रहा था उतना इधर घूमा, यहां पर स्पॉट बना लाइट का, यहां पर भी स्पॉट बन रहा था, यहां स्पॉट बन रहा था, यहां स्पॉट बन रहा था, रिटर्न आया इधर, इधर भी रिटर्न जा रहा था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा का एक जैसा स्कैटरिंग हुआ। ऐसा नहीं था कि इधर ज्यादा अल्फा डेविएट हो रहा था, इधर कम हो रहा था, ऐसा नहीं था। जितने एंगल्स पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, उतने एंगल पर नीचे भी शो हो रहा था। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि अल्फा का स्कैटरिंग एक जैसा हुआ है, सिमेट्रिकल हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो जो पॉजिटिव बॉडी है, पूरा प्रोटॉन्स जो एक जगह जमा है, वो एटम के सेंटर में होगा। सेंटर में होगा तो ही अल्फा का स्कैटरिंग सिमेट्रिकल होगा। और किसी और जगह पर प्लेस्ड रहता, जो सारा का सारा प्रोटॉन एटम के सेंटर में ना होकर के कहीं और जगह पर सेंटर्ड रहता, कॉन्सेंट्रेट रहता, तो अल्फा का स्कैटरिंग सिमेट्रिकल नहीं होता। द सिमेट्रिकल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा इंडिकेट्स दैट द पॉजिटिव न्यूक्लियस बॉडी इज सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ एटम। यानी वो पॉजिटिव बॉडी जो है एटम के सेंटर में सेंटर्ड है, वहीं पर प्लेस्ड है वो। ठीक है, ये सब कंक्लूजन निकला है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं विद फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? देखो बहुत आसान है। यहां पर हमने एक एटम को इमेजिन कर लिया, ठीक है, और चूंकि अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के सीधे निकल रहा है, हम उसी डेविएशन को यहां इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के इस प्रकार सीधे निकल गया। ठीक है, आगे बात समझ में? अब समझो एक चीज,
कि कुछ अल्फा रे स्मॉल एंगल से इस प्रकार डेविएट किया, कुछ अल्फा रे इस प्रकार कहीं आपको स्मॉल एंगल से डेविएट किया, जो इसके और बगल से गुजर रहा था वो थोड़ा लार्ज एंगल से इस प्रकार डेविएट किया, जो इसके बगल से गुजर रहा था, लगभग बगल से, ठीक है। और जो अल्फा रे इस पर डायरेक्ट टकराया, डायरेक्ट कोलिजन हुआ, वो या तो रिटर्न आया या लार्ज एंगल से डेविएट हो गया। कुछ समझ में आ रही है क्या बता रहे हैं इसको? फिगर को अच्छे ढंग से समझो। ये अल्फा रेज का सोर्स है, ठीक है, और ये थिन गोल्ड फॉइल का एटम है, गोल्ड का एटम हम इसको मान लिए, ठीक है। अल्फा रे क्रॉस कर रहा है इस एटम को, फॉइल को, तो देखा गया अधिकांश अल्फा रे विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे निकल गया। ये देखो, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये अनडिफ्लेक्टेड है, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स जो सीधे जा करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकरा गया, अनडिफ्लेक्टेड। जो थोड़ा दूर से गुजर रहा था उसमें हल्का डेविएशन दिखा, आपको हल्का डेविएशन दिखा। जो एकदम बगल से गुजर रहा था उसमें थोड़ा लार्ज डेविएशन दिखा, लार्ज एंगल से। उस तरह नीचे भी हमने इंडिकेट कर दिया। और बहुत कम अल्फा रे, देखो यहाँ पर हम एक लाइन दिखाए हैं जो डायरेक्ट जा करके यहाँ टकराया है और रिटर्न आ गया, या तो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा या लार्ज एंगल से डेविएट हो जाएगा, लार्ज एंगल से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, इस इमेज को भी नोट कर लेना है, क्लियर है। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? अधिकांश अल्फा रे बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गया, कुछ अल्फा रे देख रहे हैं आप डेविएटेड है, और बहुत कम अल्फा रे रिटर्न हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसको जल्दी से बना लो, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि हमको भी और आगे समझाना है। चलो समझो, देखो अब समझो कि ये अगर एटम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक जैसा सिमेट्रिकल स्कैटरिंग दिख रहा है। सिमेट्रिकल स्कैटरिंग, सिमेट्रिकल स्कैटरिंग का मतलब कि हमने यहाँ पर 4 ऊपर बनाया, 4 नीचे बनाया, तो हम अपने हिसाब से बनाए, ठीक है। एक्चुअली ऐसा हो भी रहा था कि अधिकांश अल्फा रे सीधे निकला, और जो एंगल पर डेविएशन हो रहा था दोनों साइड इक्वल एंगल पर डेविएट हो रहा था, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा सिमेट्रिकली स्कैटर्ड हुआ है, जो इस बात को दर्शाता है कि पॉजिटिव बॉडी कहीं और नहीं है बल्कि सेंटर में ही होगा। अगर मान लो कि पॉजिटिव बॉडी यहाँ रहता, सपोज करो यहाँ रहता, सेंटर में ना रहता, थोड़ा ऊपर रहता, तो क्या होता बताओ? इस प्रकार से आपको सिमेट्रिकल स्कैटरिंग दिखता? नहीं दिखता। एक साइड हमको कम दिखता, दूसरी तरफ ज्यादा हमको इंटेंसिटी दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिमेट्रिकल स्कैटरिंग ये इंडिकेट कर दिया कि पॉजिटिव बॉडी सेंटर में है, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो पॉजिटिव बॉडी था, एटम है, अगर मान लो ये पॉजिटिव बॉडी बहुत बड़ा रहता, पूरे को एटम मान लिए और उसमें बड़ा सा हमने पॉजिटिव को इंडिकेट कर दिया। अगर पॉजिटिव बॉडी पूरे एटम में स्प्रेड रहता या बड़े से जगहों को छेदता, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होती कि कुछ अल्फा रे पार करता, कुछ अल्फा रे पार करता, और अधिकांश अल्फा रे जो है रिटर्न हो जाता, अधिकांश अल्फा रे रिटर्न हो जाता। सोचो, खुद से सोचो, लॉजिकल सोच के देखो कि एटम है और उसमें बड़ा सा न्यूक्लियस अगर होता तो अल्फा रे जो आता वो क्या होता? पास करता या टकरा कर रिटर्न हो जाता? सीधी सी बात है, टकरा कर रिटर्न हो जाता है ना। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? अल्फा रे बहुत सारा रिटर्न हुआ है? नहीं हुआ, बहुत कम अल्फा रे रिटर्न हुआ है। इसका मतलब है कि वही अल्फा रे रिटर्न हो रहा होगा जो डायरेक्ट न्यूक्लियस से कोलाइड किया होगा। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा रहता तो रिटर्न होने वाले रे की संख्या बहुत अधिक होती, लेकिन रिटर्न होने वाले रे की संख्या चूंकि बहुत कम है, जो इस तरफ इशारा करती है कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम यानी साइज जो होगा काफी छोटा होगा पूरे एटम के रिस्पेक्ट में, और जो अल्फा रेज डायरेक्ट न्यूक्लियस पर स्ट्राइक किया होगा, कोलाइड किया होगा, वही रिटर्न हुआ होगा, ठीक है। तो रिटर्न होने वाले रे की संख्या चूंकि बहुत कम है, जो इस तरफ इंडिकेट करती है कि एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज यानी वॉल्यूम काफी छोटा होगा और वो उसके सेंटर में ही प्लेस्ड रहेगा,
चूंकि अल्फा का सिमेट्रिकल स्कैटरिंग हुआ है। ठीक है, क्लियर इतनी बात समझ गए? चलिए, ये सब समझाने के लिए हम केवल बना रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन को दर्शा रहा है, और ये क्या है, लार्ज डिफ्लेक्शन को दर्शा रहा है ना। और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और पूरा हो गया एटम। यानी उसने पूरे एटम को कहा कि वो हॉलो स्फीयर है, पूरा पॉजिटिव स्प्रेड नहीं है, बल्कि एटम का सारा पॉजिटिव जो पार्टिकल है, प्रोटॉन, वो एटम के सेंटर में ही प्लेस्ड है, जिसका वॉल्यूम काफी छोटा होगा एटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो उस जगह को उसने क्या कहा, सेंटर प्लेस को न्यूक्लियस, जहां सारा प्रोटॉन कंसंट्रेटेड था, और पूरा का पूरा एटम बोल दिया खाली है। और इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए, यही सब बात यहाँ पर लिखे हैं, एक बार इसको मैं इंडिकेट कर दे रहे। देखो, since most of the alpha rays pass through the foil undeflected, it indicates that most of the space in an atom is empty. क्योंकि अधिकांश अल्फा रे बिना डेविएशन के सीधे निकल गया, इसका मतलब है एटम का अधिकांश भाग खाली है। यहाँ तक। दूसरा पॉइंट पढ़ो, since few alpha rays were deflected through a small angle, this shows that the positive charge of an atom is not spread throughout the atom, but it is concentrated in a small volume which repelled and deflected the positively charged alpha particles. समझ गए क्या लिखा है इसको? चूंकि कुछ अल्फा रे है ना स्मॉल एंगल से डेविएट होता है, जो यह दर्शाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो पूरे एटम में स्प्रेड नहीं है, बल्कि वो एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, जिसके बगल से अगर अल्फा पार्टिकल गुजरती है तो उसको वो रिपेल्ड कर देता है या डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, उस सेंटर को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। लिखिए, रदरफोर्ड नेम्ड दिस पॉजिटिव सेंटर एज न्यूक्लियस। उस पॉजिटिव सेंटर को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। इस प्रकार न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम लोग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझो, रदरफोर्ड ने ये भी चीज कैलकुलेट किया कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है न्यूक्लियस के द्वारा, वो काफी छोटा होता है पूरे एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। यानी रदरफोर्ड ने इस चीज को कैलकुलेट किया, बताया अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि एटम के वॉल्यूम की तुलना में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो काफी छोटा होता है, और वो एटम के सेंटर में प्लेस्ड है। ये तीसरी बात यही यहाँ पर लिखी हुई है। चौथे बात को पढ़ते हैं हम लोग, since alpha particles are scattered symmetrically, चूंकि अल्फा पार्टिकल सिमेट्रिकली स्कैटरिंग दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर में प्लेस्ड होगा। चौथी बात यह लिखी हुई है कि अल्फा पार्टिकल चूंकि सिमेट्रिकल स्कैटरिंग को दर्शा रहा है, जिससे ये पता चलता है कि वो छोटे से वॉल्यूम में जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में ही उपस्थित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, चूंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है लार्ज एंगल से डेविएट हुआ है, जो ये दर्शाता है कि न्यूक्लियस जो है वो रिजिड होता है, और जब अल्फा पार्टिकल उस पर डायरेक्ट कोलाइड करता है तो कोलिजन से वो रिटर्न बैक चलाता है। पांचवा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, चूंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल हैं जो लार्ज एंगल से डेविएट होते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट, ये दर्शाता है कि न्यूक्लियस रिजिड होता है। ठीक, ऐसा नहीं, देखो देखो अल्फा आया और न्यूक्लियस से टकराया तो न्यूक्लियस अपने जगह से नहीं हिला, बल्कि अल्फा ही टकरा कर रिटर्न हो गया। न्यूक्लियस अपने जगह पर एज यूजुअल है, जो ये इशारा करता है कि न्यूक्लियस काफी रिजिड है, हैवी है, वो अपने सेंटर में प्लेस्ड है। अल्फा आया, टकरा कर रिटर्न हो गया, न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब न्यूक्लियस रिजिड होता है, उस पर अल्फा आके टकराता है, कोलाइड करता है और रिटर्न बैक हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो इसका पूरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं, फिर थोड़ी और बात की चर्चा करेंगे। बच्चों, अब यहाँ पर समझो कि कुछ और भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ और इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, कुछ और कई इंफॉर्मेशन को रदरफोर्ड ने बताया, कलेक्ट किया, तो समझो क्या है सो।
द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है जिसको न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं, यानी ऐसे समझो कि एटम के सेंटर में एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ड्यू टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोलते हैं। आप देखते होंगे कि एटम ऐसे बनाते हैं हम लोग और बीच में ऐसे प्लस साइन इंडिकेट कर देते हैं। एटम के बीच में हम लोग प्लस साइन इंडिकेट कर देते हैं जो प्रोटॉन को दर्शाता है। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस को हम लोग पॉजिटिव साइन से दर्शाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट उसने लिखा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है। न्यूक्लियस सेंटर में है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पर घूमते रहता है, अलग अलग पाथ पर। कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, यानी अलग अलग डिफरेंट पाथ्स पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में आप देखते होंगे कि सन जो है सेंटर में है और डिफरेंट प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों ओर अलग अलग सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने एटॉमिक मॉडल को इस सोलर सिस्टम से रिलेट कर दिया कि जिस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर डिफरेंट प्लैनेट्स एक डिफिनिट पाथ पर घूम रहा है, ठीक उसी प्रकार एटम में भी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक डिफिनिट पाथ पर घूमता रहता है। यानी अपने एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम से रिलेट कर दिया। यही वजह है कि हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को सोलर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं या प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, जो कि प्लैनेट से उसने इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर दिया और न्यूक्लियस को सन से। ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम लोग सोलर एटॉमिक मॉडल या प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस सेंटर में फिक्स्ड है, उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। उस सर्कुलर पाथ को रदरफोर्ड ने ऑर्बिट नाम दिया। ऑर्बिट, हम जानते हैं ऑर्बिट, ये ऑर्बिट या सेल जिसको हम बोलते हैं, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस के बारे में भी रदरफोर्ड ही बताया है ना। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, उसके बारे में भी रदरफोर्ड ही सबसे पहले बताया। ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ को उसने क्या कहा? ऑर्बिट। क्लियर? यहाँ देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन व्हिच मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, लाइक सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स अराउंड द सन। जिस तरह सन के चारों प्लैनेट्स है या हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस के चारों ओर भी इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से घूमता रहता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। समझो, ये है आपका सर्कुलर पाथ है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है और इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज, इसके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा? कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ बना देते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। ये एट्रैक्टिव फोर्स है अपोजिट चार्ज की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स। अब न्यूक्लियस है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। बात को समझो, अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होता, रुका हुआ होता, तब तो ये न्यूक्लियस इसको अपने में खींच करके, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाता। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है वो देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। इसी सर्कुलर पाथ को क्या कहा गया? ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर है। और हम जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल कहलाता है। एक्सेलरेटेड क्यों? एक्सेलरेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर पॉइंट पर, चूंकि सर्किल है ना, वो हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उस इलेक्ट्रॉन का, उस बॉडी का।
ठीक है, तो उसको हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस सर्कुलर पाथ पर मूव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर एक बैलेंस्ड फोर्स बाहर की तरफ काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है। बात को समझ गए? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होता तो न्यूक्लियस उस पर अपना फोर्स लगा करके उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता, यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में आकर के मिल जाता, कोलैप्स कर जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। उसके सर्कुलर पाथ पर मूव होने से एक बैलेंस्ड फोर्स बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं पर गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, व्हीकल में, ट्रेन में या बस में, और कहीं पर रोड अगर टर्निंग आती है, आप क्या फील करते हैं टर्निंग की तरफ? कि हम बाहर की तरफ फेंका गए, बाहर की तरफ हम झुके हुए अपने आप को फील करते हैं। तो जो बाहर की तरफ आप एक फोर्स लगा हुआ आपको लगता है, वही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। गाड़ी हमारे अंदर की तरफ झुकती है, मान लो जैसे टर्निंग पर हल्का तो कर्व रहता है रोड हमारा, तो गाड़ी हमारा जिस साइड में झुकता है उसके अपोजिट साइड में हम झुक जाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको चलो इतनी ये सारी बातें हम लोग फिजिक्स में सीखते हैं सर्कुलर मोशन में, फिर भी यहाँ पर कुछ बात को हम समझ सकते हैं जिसका काम हमें आगे अब हमेशा ऐसा ही डेरिवेशन पढ़ना है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका पूरा रेड कारपेट हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में तैयार कर लेते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आगे हम लोग किस तरह से पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को बड़ा ही न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल ढंग से हम लोग को समझना होगा, फिजिक्स के तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो ये चूंकि चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, मोशन में है, ऑर्बिट में घूम रहा है ये, तो सीधी सी बात अपने सर्कुलर मोशन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ आउटसाइड, यानी न्यूक्लियस अंदर है, उसके बाहर की तरफ अपोजिट एंड बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। यानी जितना फोर्स न्यूक्लियस इस पर लगा रहा है अंदर की तरफ कुलम्बिक फोर्स, उतना ही बैलेंस फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन न बाहर जा पाता है न अंदर आ पाता है। क्योंकि अनबैलेंस्ड, मान लो बाहर का फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर की तुलना में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ चला आएगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कंटिन्यू घूमता रहता है। इसका मतलब कि जितना अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लग रहा है उसी टाइम में उतना ही उस पर बैलेंस्ड और अपोजिट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यानी जो यहाँ पर कुलम्बिक फोर्स हमारा काम करता है, कुलम्बिक फोर्स Fc है ना, कुलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। ये हमारा हो गया Fc, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Fe बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहेगा और अपने सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये भी बात आपको रदरफोर्ड बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है और इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसको हम कुलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और उसी समय चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो वो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करता है और ये दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं। जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स भी काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स यानी कुलम्बिक फोर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक मजे की बात कि उस एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी पार्टिकल है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा ऑर्बिट में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये हो गया आपका। उसके बाद देखो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बैलेंस द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स पाथ। यानी
कि ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से घूम रहा है, जिस पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना लगता है उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स भी फील करता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में ही हमेशा घूमता रहता है, ना बाहर निकल पाता है ना अंदर, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस फोर्स काम कर रहा है। क्लियर है? इतनी सारी जानकारियां जो है रदरफोर्ड हम लोग को बता चुका था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं। इतने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को, एटॉमिक मॉडल को देने के बावजूद भी इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में 2-3 चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। एक तो रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटॉप्स किसे बोलते हैं, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर्स। इस प्रकार से कई सारे आइसो वाले वर्ड हैं। हम एक आध 9th-10th में पढ़े होंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आइसोटोन्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसोडाइफर्स है। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस पूरे को स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए सारी बातों को, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझो कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से ध्यान से सुनना रहता है। अगर आप अच्छे ढंग से सुनिएगा तो ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अगर कहीं पर मान लो कॉन्सेप्ट स्किप कर रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, फिर से उस वीडियो को देखिए और सारी बातों को अच्छे ढंग से सुनना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। और जो यहाँ बोर्ड पर हम लिख रहे हैं इसको कॉपी पर नोट करते चलिए, ताकि आपका एक बहुत अच्छे ढंग से आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। और हमारी बात को सुन करके आप कॉन्सेप्ट तैयार करिए, लिख करके नोट्स तैयार करिए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अगर सारे वीडियो को आप अच्छे ढंग से नहीं देखते हैं, ठीक है, अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं, तो फिर वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, सारे पर नोट्स तैयार करते चलो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो 11th के बच्चे, जिन बच्चों को ये वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है, और ये अभी चूँकि आज से 20 तारीख से 20 जून से 11th का नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th के लिए। ये जिस तरह आप लोग को वीडियो मिल रहा है, ठीक उसी तरह से नए बच्चों के लिए भी है। अगर आपके कंसर्निंग के कोई भी बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें आप जरूर कहिए शिक्षा वाटिका से अटैच होने के लिए। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है कि हम इस तरह से शिक्षा वाटिका से जुड़कर उसके वीडियो लेक्चर को देख करके हम बेनिफिट उठा रहे हैं, केमिस्ट्री सीख रहे हैं, या और भी जो सब्जेक्ट आप सीख रहे हैं, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, जो बच्चे जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट को, अपने रूममेट को, जो भी आपके साथ रहते हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जो फ्रेंड्स आपके स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उन सब को सजेस्ट करिए, उन सबको भी कहिए कि इस प्रकार से वो जुड़े, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई को रोके नहीं। इस लॉकडाउन में, इस छुट्टी में जो आप घर पर बैठ के समय वेस्ट कर रहे हैं, चूँकि अभी तक आपका रिजल्ट भी नहीं निकला है, रिजल्ट जुलाई लास्ट तक आएगा, तब तक बहुत सारे टाइम्स आपके बीत चुके रहेंगे। जो बच्चा आगे कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं, IIT या मेडिकल कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए हर दिन इम्पोर्टेंट होता है। उनको डेली मेहनत करना है, वो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे बच्चों को आप जागरूक कीजिए जो घर बैठ के टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उन लोग को एक्साइट कीजिए, उन लोग को कहिए शिक्षा वाटिका से जुड़े, ठीक है। चूँकि अभी एक नॉमिनल फी ही जमा करना रहता है, आप एक फ़ी थोड़े से अमाउंट जमा करके वीडियो को कंटिन्यू उन लोगों से करवाइए। जब हमारा लाइव क्लास चलेगा क्लासरूम के अंदर, तो फिर बच्चे फर्दर कंटिन्यू यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, और इसी तरह का फिर कंटिन्यू हम लोग क्लासरूम में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आप वर्क नहीं करेंगे, हार्ड मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। ढेरों बच्चे ऐसे हैं जो अभी लॉकडाउन में घर पर पूरे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका हर टाइम कीमती है। अपने टाइम को सेव करिए और पढ़ाई लिखाई में लगाइए, ठीक है। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और अच्छे ढंग से सारे वीडियो को देखिए, समझिए। और एक चीज़ और कि कहीं कहीं से स्किप करके नहीं देखना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा उसमें देखें कि हमें आ रहा है या बोरिंग हो रहे हैं, तो स्किप करके भगा देख लेते हैं। अगर आपको आता है, सब कुछ पढ़ा हुआ, तो स्किप कर लीजिए, लेकिन नहीं आता है तो थोड़ा पेशेंसली आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है। और ये नहीं कि हम 2 वीडियो देख रहे हैं, फिर 2 वीडियो छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 वीडियो देख रहे हैं, फिर 2 वीडियो छोड़ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में चैप्टर पर कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होता है। और आगे के टॉपिक्स को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा प्रीवियस टॉपिक सब क्लियर होगा।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। तो सीधी सी बात है कि अगर आप शुरुआती क्लास नहीं किए होंगे, किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किए होंगे, शुरू का 5 वीडियो मिस किए रहिएगा, तो आगे का चीज़ तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एकदम पूरे ढंग से एक एक करके सारे वीडियो को देखना है, नोट्स तैयार करना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।